उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर एनी स्मृति के बताए वेन्यू पर पहुंच गई थी। रात के 10 बज रहे थे। स्मृति अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। एनी अपना मोबाइल निकालकर उसका नंबर डायल करने ही वाली थी कि तभी स्मृति की आवाज उसके कानों से टकराई। जाने मन इतनी भी क्या बेकरारी, आ गए हम। एनी ने पलटकर देखा तो सामने स्मृति खड़ी थी। लाल रंग की प्लेन साड़ी और ट्यूब ब्लाउज में भला की खूबसूरत लग रही थी। एनी आंखें घुमाकर बोली, माय माय, क्या लग रही हो स्मृति। एनी की बात सुनकर स्मृति के लाल होंठों पर एक स्माइल सी आ गई। वो एनी के कानों में फुसफुसा कर बोली, खूबसूरती मेरी स्पेशल पहचान है, तुम खुद को देख लो। एनी ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब मैं खूबसूरत नहीं, तुम तो बेहद कातिल हो डार्लिंग। इतना कहकर स्मृति हंस पड़ी। एनी के फेस पर भी स्माइल आ गई। एनी ने पूछा, तुम वापस इस दुनिया में चली आई, देखकर अच्छा लगा। अब तक खुद को कहाँ गायब रखा था। एनी की बात सुनकर स्मृति ने गहरी सांस ली और दूसरी ओर देखने लगी। तभी वेटर ऑर्डर लेने आ गया तो एनी मेन्यू देखने में बिजी हो गई। तुम क्या लोगी स्मृति? एनी ने पूछा। 1 ब्लैक कॉफी एंड सम ग्रिल सैंडविच, स्मृति बोली। ओके डियर। एनी ने अपने लिए बस जूस ऑर्डर किया और रिलैक्स होकर बैठ गई। स्मृति बोली, बस जूस? कहीं और प्लानिंग तो नहीं? कहीं तलब लगी हो स्पेशल ड्रिंक की? एनी स्मृति की बात सुनकर खामोश हो गई। वो स्मृति को ध्यान से देखने लगी। स्मृति ने उसे टोकते हुए कहा, क्या देख रही हो? देख रही हूँ तुम कितनी बदल गई हो, कॉन्फिडेंट हो और एक अलग ही ऑरा तुम्हारे चारों ओर दिख रहा है। समझ नहीं पा रही हूँ इसे पॉजिटिवली लूँ या नेगेटिवली। एनी ने कहा। स्मृति के होंठों पर स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, मेरे आने से तुम खुश नहीं? मुझे लगा था तुम मेरे आने से सबसे ज्यादा खुश होगी। स्मृति का चेहरा उतर गया। एनी उसे उदास देखकर बोली, ऐसी बात नहीं है स्मृति, मुझे खुशी है लेकिन पिछली बातें माइंड से जाती ही नहीं भूल पा रही यार। क्या आज हम सिर्फ प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे साथ अपने दोस्त के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आई हूँ, स्मृति चालाकी से बोली। एनी के सामने स्मृति बेहद इनोसेंट बनने की स्मार्ट कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो खुद से बोली, मेरे आने का मकसद तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, तब तक बस मुझे खुद को बहुत सेफ रखना है। स्मृति को ख्यालों में खोया देख एनी ने कहा, कहाँ खो गई स्मृति? कहीं नहीं यार, तुम अपने बिजनेस के बारे में बताओ। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ अपने काम को। तुझे तो पता है ना मुझे ब्राउनी का कितना शौक था और मैं अक्सर कुक करती थी, तो अपने इस पैशन को ही अपना बिजनेस बना लिया। एनी की बात सुनकर स्मृति एक्साइटेड होकर बोली, वाओ, तो क्या ब्राउनी बनाने लगी हो तुम? यस डार्लिंग, शहर का टॉप ब्राउनी कैफे मेरा ही है, कस्टमर मरते हैं मेरी ब्राउनी पर। एनी ने खुश होते हुए कहा, काफी कॉन्फिडेंट साउंड हो रही है तुम्हारी वॉइस। आई लव योर पैशन। स्मृति ने एनी को देखते हुए कहा। एनी खुश होकर बोली, थैंक्स यार, अब बताओ कौन सा जरूरी काम था? इतनी बेचैनी क्यों थी तुम्हारी आवाज में? स्मृति कुछ कहती उससे पहले ही वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। स्मृति अपनी कॉफी पीने लगी। उसने सैंडविच की एक बाइट ली और बोली, टेस्ट अच्छा है, तुम भी लो ना। नहीं बस जूस काफी है। ये बताओ तुम यहाँ अचानक कैसे? कौन सा जरूरी काम था जो मेरी हेल्प चाहिए थी? स्मृति ने कॉफी का लंबा सिप लिया और बोली, भाई कैसा है तुम्हारा एनी? अचानक स्मृति के मुंह से रुद्र का जिक्र सुनकर एनी चौंक गई। वो हैरानी से बोली, यूं अचानक भाई की याद? भूल नहीं पाई ना उसे? इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन पिछली यादें मेरी रूह के साथ चिपकी हैं, वो कभी नहीं छूट सकती। कैसा है रुद्र, ये बताओ ना। एनी का चेहरा गंभीर हो गया। वो कुछ सोचते हुए बोली, भाई के साथ जो भी हुआ वो हमारे लिए काफी डिस्टर्बिंग था। पूरी फैमिली बस उसकी आजादी के लिए कोशिश करती रही, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई। हम वो सब बातें नहीं भूल सकते। एनी की बात से स्मृति थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसके गले में सैंडविच अटक गया और स्मृति खांसने लगी। लगता है सही बात बुरी लग गई, एनी फुसफुसाई। एक और एनी और स्मृति काफी सालों के बाद मिली थी, तो दूसरी तरफ रक्षिता पार्टी लॉबी के रूम की तरफ बढ़ती जा रही थी। वैसे भी वो उस भयानक आवाज को सुनकर बहुत डरी हुई थी। रक्षिता ने कॉरिडोर की तरफ देखा, पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वो खुद से बोली, ये हो क्या रहा है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? कोई नजर भी तो नहीं आ रहा। रक्षिता धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। आवाज करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सांप फुफकार रहे हों। रक्षिता का शरीर पसीने से भीग गया। रक्षिता के पैर कांपने लगे। वो मन ही मन बोली, मुझे चेक तो करना होगा, पार्टी में बहुत से लोग हैं, कहीं किसी के लिए कोई खतरा ना हो जाए। एक तो इस फोन के सिग्नल को भी अभी गायब होना था। रक्षिता सावधानी से आगे बढ़ रही थी। मौसम भी कुछ अजीब सा लगने लगा। रक्षिता भगवान का नाम रटते हुए बोली, ये भगवान बचा लेना, पता नहीं कौन सी मुसीबत आई है। उधर स्मृति अपनी चालाकी से एनी की बातों को टाल रही थी, लेकिन रुद्र के बारे में जानने के लिए स्मृति बार बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर कर रही थी। तभी एनी ने स्मृति से कहा, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही कि कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए हम यहाँ मिले हैं? स्मृति ने कहा,
एनी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ पिछली सारी गलतियों के लिए। मैं सब भूल जाना चाहती हूँ, स्मृति ने कहा। माफी से सब बदल तो नहीं जाएगा ना स्मृति? खैर, वो अंगूठी कहाँ है स्मृति? अंगूठी का जिक्र सुनते ही स्मृति के फेस पर घबराहट आ गई। वो झिझकते हुए बोली, मैं कुछ भी नहीं जानती एनी। मुझे तो ये भी याद नहीं कि अंगूठी मुझसे दूर कैसे हो गई। स्मृति ने होशियारी से अपनी सफाई दे दी। एनी ने कहा, कोई ऐसा गहरा राज है जिसका पता एक दिन चल ही जाएगा, तब ना जाने कौन सी बर्बादी किसके हिस्से आई। स्मृति मन ही मन बोली, एनी को सच नहीं पता चलना चाहिए। भले ही रुद्र मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन उसके जुनून ने मेरी जिंदगी को कैद करने की कोशिश की थी। कैसे भूल सकती हूँ? स्मृति को फिर से खामोश देख एनी बोली, तुम कहाँ खो जाती हो? कहीं ऐसा तो नहीं रुद्र की बर्बादी के पीछे तुम भी शामिल थी? स्मृति ये सुनकर चौंक गई। वो तुरंत बोली, ये क्या बोल रही हो एनी? मैं भले ही रुद्र से दूर हो गई, लेकिन उसके लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तुमसे बस रुद्र के लिए ही मिलना चाहती थी। मैं उसकी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। एनी स्मृति की आंखों में झांक कर बोली, इतना आसान नहीं है ये। स्मृति ने एनी की हथेलियों को पकड़कर कहा, तुम साथ दो तो ये भी हो जाएगा। एनी ने उसकी हथेली को थपथपाकर कहा, उम्मीद है रुद्र तुम्हें माफ करते। एनी और स्मृति एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर सस्पिशियस स्माइल आ गई। दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। इधर एनी और स्मृति किसी प्लानिंग को फाइनल कर रहे थे। उधर रक्षिता एक कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो दरवाजे पर अपने कान सटाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। अंदर से आती आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। रक्षिता अपने आप से बोली, ओह गॉड, अंदर चल क्या रहा है? देखूं या वापस चली जाऊं? अगर कोई मुसीबत में हुआ तो एक बार देखती हूँ। रक्षिता ने की होल से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा था। कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो मन ही मन बोली, कितना अंधेरा है यहाँ। रक्षिता ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। आवाज अब साफ उसके कानों को सुनाई देने लगी। रक्षिता जोर से बोली, कौन है यहाँ? कौन है? देखो जो भी है सामने आओ। इस पर कोई जवाब नहीं आया। आवाजें और भयानक हो गई। रक्षिता के पैर कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को हिम्मत दे रही थी। वो फिर बोली, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? रक्षिता आवाज के काफी करीब आ गई। उसकी आंखों में धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी। रक्षिता ने गौर से देखा। दो जिस्म आपस में चिपके हुए थे। वो थोड़ा सा सक पका कर रुक गई और मन ही मन बोली, कौन है यहाँ? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही? रक्षिता की आंखें अंधेरे में कुछ रिलैक्स हुई तो कुछ और साफ दिखाई देने लगा। उसने देखा कि एक साया किसी आदमी का खून पी रहा था। ये आवाजें उसके गले से निकल रही थी। रक्षिता ये देख जैसे सुन पड़ गई। उसका शरीर ठंडा हो गया, पैर जमीन से चिपक गए। वो डर कर चिल्लाई, हेल्प, हेल्प। वो अपने पैरों को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। उसका सिर चकराने लगा। साया रक्षिता की आहट सुनकर पलटा। उसके लंबे दांत और लाल आंखें रक्षिता को घूर रही थी। मुंह पर ताजा खून लगा था और उसके हाथों में एक आदमी की डेड बॉडी थी। रक्षिता उसका चेहरा देख डर कर चीखते हुए बड़ी मुश्किल से भागी, हेल्प, कोई है? पर आवाज गले में ही अटक गई। साया रक्षिता की ओर बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आता देख रक्षिता कांपने लगी। उसका गला सूखने लगा। रक्षिता चीखना चाह रही थी, लेकिन जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो चीख नहीं पा रही थी। और फिर तभी रक्षिता जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बेहोशी में भी वो बड़बड़ा रही थी, कौन है यहाँ? ये कौन है? ये इंसानी आवाज नहीं थी।